हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि प्राकंद क्या है तुम्हारा अदरक है, ठीक है। प्राकंद क्या है तुम्हारा अदरक है, ठीक। प्राकंद क्या है तुम्हारा अदरक है। इस स्तंभ कंद क्या है तुम्हारा आलू है। सरकंद क्या है तुम्हारा लहसुन है। गन कंद क्या है तुम्हारा जिमीकंद सूरन है। तो ये अच्छे से रटे होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये। फिर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, वो क्या है तुम्हारा आलू है। रूपांतरित स्तंभ कौन सा तुम्हारा आलू है, ठीक है। क्योंकि आलू एक क्या होता है तुम्हारा, ये स्कंद कदम है, क्या है तुम्हारा, हमने पढ़ा था स्तंभ कंद है आलू, क्या है स्तंभ कंद आलू है, ठीक है। इसमें अनेक जो आलू देखो ना, इसमें जब कोई लाता है तो ऐसे ऐसे मतलब अनेक कलिकाएं बनी रहती हैं, कलिकाएं बनी पाई जाती हैं जो इनको हम काट के बोते हैं या पूरी भी आलू बो दोगे तो यही तुम्हारा क्या बनता है, एक पौधे का रूप ले लेता है। तो आलू की इन जो आंखें बनी होती हैं पार्श्व संधियों को प्रदर्शित करती हैं जिनसे नया पौधा निकलता है। तो ये पूछ सकता है, ठीक है। पार्श्व संधियों को जो छोटी छोटी कलिकाएं यहाँ पर टाइप की बनी रहती हैं, इन्हीं से निकलता है अंकुर जो नया पौधा बना देता है आलू में, ठीक है। इसलिए स्तंभ कंद इसको बोलते हैं आलू को। उसके बाद आलू, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्कंद है, तो आलू है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आलू एक है, क्या है आलू भाई, कई बार क्वेश्चन पूछा है, आलू है क्या तुम्हारा, बताओ क्या है आलू। तो आलू तुम्हारा एक कंद है, क्या तुम्हारा आलू एक कंद है। फिर आ जाता है मटर पौधा। मटर पौधा क्या है, तो मटर पौधा एक शाक है, मतलब शाक, मटर पौधा क्या है, शाक है। तो मटर जो है तुम्हारा एक द्विबीजी पत्र है। कौन सा पत्र है, द्विबीजी पत्र, द्विबीजी पत्र है, ठीक है, दो बीजी है, दो बीजी पत्र है, पत्री पौधा है, ये दो बीजी पत्री पौधा है तुम्हारा मटर, ठीक है। और एक वर्षीय पौधा है, ये क्या तुम्हारा एक वर्षीय पौधा है, ये एक वर्षीय पौधा है। और इसकी फैमिली कौन सी है, किस कुल में आता है, मतलब तो इसका कुल है लिग्यूमिनेसी, क्या है लिग्यूमिनेसी, इसका कुल जो है लिग्यूमिनेसी कुल है, इसका लिग्यूमिनेसी कुल का पौधा है मटर पौधा। एक शाक है, एक द्विबीजी पत्री पौधा है, ये एक वर्षीय पौधा है। और ये क्या है तुम्हारा, कौन सा कुल है इसका, लिग्यूमिनेसी कुल है। लिग्यूमिनेसी क्या है तुम्हारा इसका कुल है, इतना याद रहा है, इसमें काफ़ी है। फिर ये लौंग क्या है तुम्हारा, लौंग जो है तुम्हारा बंद कलियां हैं, लौंग क्या तुम्हारा बंद कलियां होती हैं। तो लौंग क्या तुम्हारा बंद कलियां हैं, इतना याद रखना। इसी चीज़ से लौंग का बार बार क्वेश्चन पूछा, लौंग किससे प्राप्त की जाती है, क्या है तुम्हारा, ठीक है। तो लौंग एक बंद कलियां है, या पुष्प कलिका भी लिखा हो सकता है कहीं पर, क्या लिखा होता है, पुष्प कलिका, पुष्प कलिका है। लौंग क्या है तुम्हारा पुष्प कलिका है। और या बंद कलियां भी पूछ सकता है, पुष्प कलिका भी पूछ सकता है। तो इसका उपयोग लौंग का कहाँ हम करते हैं, तो जानते हैं मसालों के रूप में इसका यूज होता है। किसमें, मसालों के रूप में होता है, औषधियों के रूप में इसका भी यूज होता है, भोज्य पदार्थ के रूप में इसका यूज होता है, इत्यादि पदार्थों में यूज किया जाता है, ठीक है। अगर इसका हम देखें वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम देखें तो इसका नाम है साइजियम, क्या कहते हैं इसको, साइजियम एरोमेटिक्स, साइजियम एरोमेटिक्स बोलते हैं इसको, साइजियम एरोमेटिकम बोलते हैं, एरोमेटिकम देखो साइजियम एरोमेटिकम इसका वैज्ञानिक नाम बोलते हैं, ठीक है। इसका कुल जो है मिर्टेसी कुल है, इसका कुल जो है मिर्टेसी कुल है, इसका कुल मिर्टेसी कुल है, लौंग का कुल जो है इसका मिर्टेसी कुल है। कभी भी इसका जन्म स्थान अगर पूछ दे, इसका जन्म स्थान मतलब इसका कहाँ सबसे पहले मतलब प्रयोग हुआ था, तो इंडोनेशिया है इसका जन्म स्थान, क्या है इसका, इंडोनेशिया। मतलब दोबारा अगर लौंग से क्वेश्चन शायद इसका जन्म स्थान पूछ दे, इंडोनेशिया है माना गया है। कहाँ माना गया इसका जन्म स्थान, इंडोनेशिया, लौंग का जन्म स्थान कहाँ माना गया, इंडोनेशिया माना गया है, ठीक है। और इसका जो है अब प्रयोग पूरे विश्व में, इसके समस्त विश्व में उपयोग किया जाता है। और जो ये वृक्ष है लौंग का जो है सदाबहार वृक्ष है, कौन सा है, सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है ये लौंग का, ठीक है, सदाबहार वृक्ष है। और इसकी ऊंचाई लगभग 8 से 12 मीटर होती है, 8 से 12 मीटर इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। इसकी जो इतने हैं, ठीक है। सबसे बड़ा उत्पादक अगर लौंग का पूछे देगा अगर बहुत बड़ा पूछे कि लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है भाई, तो विश्व में इसका जन्म स्थान कौन है, इंडोनेशिया है, क्या है तुम्हारा, इंडोनेशिया जन्म स्थान इसका लौंग का। तो सबसे बड़ा उत्पादक भी कौन है इसका, इंडोनेशिया ही है, ठीक है। इंडोनेशिया लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। इंडोनेशिया जो है लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और जबकि ये, ठीक है, जबकि भारत में तमिलनाडु, जब हमारा इंडिया में देखें तो भारत में जो है तमिलनाडु, क्या है तुम्हारा, तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद क्रमशः तमिलनाडु के बाद तुम्हारा है कर्नाटक आता है, क्या था तुम्हारा, कर्नाटक आता है। कर्नाटक बाद तुम्हारा केरल आ जाता है। तो अगर भारत में पूछे लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तो कौन बोलोगे, तमिलनाडु राज्य है। उसके बाद क्या है तुम्हारा, कर्नाटक है। कर्नाटक बाद क्या तुम्हारा, केरल है, ठीक है। और इसका अब लौंग का उत्पादक देश हम जान गए कौन है, इंडोनेशिया है। और सबसे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक लौंग का कौन है, वही इंडोनेशिया ही है, इंडोनेशिया ही है, ठीक है। ध्यान रहेगा, ध्यान रखना भी चाहिए। क्या है, बंद कलियां हैं या पुष्प कलियां, कुछ भी पूछ सकता है। देखो ये 2002-3 में आया क्वेश्चन यूपी लोअर में, ठीक है। अब यूपी पीसीएस में 2021 में पूछ दिया। देखो भाई अगर प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ के गए होते तो आराम से हो जाता कि नहीं हो जाता, बताओ। जिसका पढ़ के गया होगा उसका हो गया होगा क्वेश्चन। लौंग निम्नलिखित में किसका निरूपण है, तो किसका निरूपण है तुम्हारा, तो निम्नलिखित किसका है तुम्हारा, बताओ लौंग किसका निरूपण होगा, पीसीएस में आया 2021 में तुम्हारा। तो ये
हमारा जो है क्या है तुम्हारा बंद कलियां थी, तो यहाँ पर फूल कली, यही तो उदाहरण होगा, फूल कली का ही तो देखो 2000 लोअर में आया है, 2002 2003 में लगातार 2 बार आया, उधर पीछे से 2021 में पूछा। फिर देखो निम्नलिखित में कौन सी पुष्प कलिका है, 2011 में क्वेश्चन फिर आया था, मतलब 2011 बाद 2021 में दोबारा रिपीट हुआ, पीसीएस में, पीसीएस मेन में आया, यूपी पीसीएस 2011 में क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 2021 में फिर आया, देखो कितनी बार, कौन है वह तुम्हारा पुष्प कलिका का, कौन है तुम्हारा लौंग ही तो होगा, पुष्प कलिका का लौंग होगा तुम्हारा, ठीक है। लौंग है, यूपी पीसीएस 2015 में आया, फिर 2011 में, 2015 बाद 2021 में फिर आया, देखो कितनी बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। लौंग है, क्या है लौंग भाई बताओ, सूखे फल हैं ये लौंग, क्या तुम्हारा सूखे फल हैं लौंग, गांठे तो है नहीं, पत्तियां तो है नहीं, जड़ की गांठे तो हो नहीं, पीछे इतना क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो लौंग पुष्प कली से बनाया, तो सूखे फल, पुष्प से वही फल बन गया, सूखे फल है लौंग, क्या तुम्हारे ये सूखे फल है लौंग, ठीक है। फिर लौंग पौधों के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है, देखो फिर आया तुम्हारा बीपीएससी में 2015 में पूछा गया, ठीक है। तो ये शुष्क पुष्प कली से ना, शुष्क पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो पादप कली कौन है तुम्हारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, देखो बीपीएससी में 2015 में फिर आया, पादप कली कौन है तुम्हारा, पादप कली क्या है, पादप कली क्या है, ये एक बीजी है, ठीक है। पादप कली जो तुम्हारा है, तो ये तुम्हारा पादप कली क्या है तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा पादप कली क्या है तुम्हारा, एक भूणी टहनी है, पादप कली क्या है तुम्हारा, एक भूणी टहनी है, ठीक है। ये क्या होता है, पादप कली जो होता है एक भूणी टहनी होता है। अब ये तुम्हारा कब बीपीएससी में 2015 में पूछा गया, पादप कली है, ठीक है, एक भ्रूण टहनी होती है, ठीक है। किसी अविकसित परोह को कली या कलिका कहते हैं, जैसे जो मतलब अविकसित होता है, परोह होता है, ठीक है, जिसको एम्ब्रॉयनिक सूट बोलते हैं ना, तो जो अविकसित परोह होता है, अविकसित परोह को हम कली या कलिका बोलते हैं, ठीक है। और यह किसी पत्ती के कच्छ पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है ना, जैसे पादप कली ना किसी पत्ती के, ठीक है, पत्ती पर, ठीक है, पत्ती के कच्छ पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। तो पादप कली है एक भूणी टहनी है, एक भूणी टहनी, पेड़ में देखो मतलब वो कच्छ बना हुआ किनारे से निकल लेगी, पत्ती में कुछ पत्तियों में जगाती हैं, तो वही है तुम्हारा एक पादप कली। तो पूछा गया, दोबारा किसी परीक्षा में आ सकता है। निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है पूछ रहा, कौन सा सुमेलित नहीं है तुम्हारा, तो देखो केसर सुमेलित नहीं है यहाँ पर। अदरक तो राइजोम है, हमने पीछे भी पढ़ा है, अदरक क्या है, राइजोम है, अदरक क्या है, राइजोम है। अफीम क्या है, अफीम की टूडी है, अफीम क्या है, अफीम की टूडी है। सन क्या है तुम्हारा, तना है। ये दोबारा अब इन सबका अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अदरक क्या है, राइजोम है, अफीम क्या है तुम्हारा, अफीम की टूडी है, सन क्या है तुम्हारा, तना है। तो केसर बीज नहीं है, ठीक है। केसर क्या है तुम्हारा, फिर ये केसर जो है पुष्प की वर्तिका होती है। केसर एक मसाला है और ये किसे पाया जाता है, वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। किसे पाया जाता है, वर्तिका, वर्तिका किसी पुष्प की वर्तिका से प्राप्त किया जाता है, ठीक है सर, ये ध्यान रखना इसका। अगर इस पौधे केसर का अगर हमारा कभी वनस्पतिक नाम पूछ दे या वैज्ञानिक नाम पूछ दे, उसका क्रोकस होता है, सेंटाइवस, ठीक है, सेंटाइवस, क्रोकस, क्रोकस, ठीक है, सेंटाइवस, सेंटाइवस होता है इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है। ये तुम्हारा केसर का, तो ये बीज नहीं है, वर्तिका है, क्या है तुम्हारा, वर्तिका है, पुष्प की वर्तिका है, ध्यान रखना। अदरक क्या है, राइजोम है। अफीम क्या है, अफीम की टूडी है। सन क्या है, तना है। उसके बाद केसर पर देखो फिर से पूछा गया, ये क्वेश्चन 2001 में आया था यहाँ पर, ठीक है, ये 2001 में आया था यूपी में। उसके बाद देखो फिर से क्वेश्चन आया तुम्हारा यूपी पीसीएस में आया, 2002 में, एक में आया, फिर से पूछ दिया। केसर होता है सूखा मिश्रण, केसर सूखा मिश्रण किसका होता है, किसका होता है, पुष्प के बीज बनाने वाले भागों का, ठीक है। तो फूल के बीज बनाने वाले भागों का होता है, फूल के बीज बनाने वाले भागों का होता है शुष्क मिश्रण होता है। केसर के शुष्क मिश्रण, सूखा मिश्रण किसका होता है, फूल के बीज बनाने वाले भागों का सूखा मिश्रण होता है, ठीक है। ऊपर हमने देख लिया है। आगे है कि सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अदरक तो प्रकंद है, हमने पीछे पढ़ा है। प्याज क्या है, मसाला पूर्ण है, ठीक है, मसाला पर्ण है, क्या है, मासल पर्ण है, मासल जो प्याज है हमारा मासल पर्ण है। अदरक क्या है, प्रकंद है, सही। नारियल क्या है, भ्रूणपोष है। और आलू तुम्हारा तो हम जानते हैं ना, ये मूल तो जड़ तो है नहीं, ये आलू जड़ है क्या, आलू जड़ नहीं, मैं पढ़ा, मूल माने क्या होता है, जड़, आलू जड़ नहीं है, ठीक है, आलू जड़ नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है। आलू ये कंद है, क्या तुम्हारा, रूपांतरित, इसको आलू हम कंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंद कह लो चाहे रूपांतरित तना कह लो, रूपांतरित तना, क्योंकि आलू तने का ही रूप है, तो तना जो है कंद बन जाता है, ठीक है। तो ये आलू हमने पीछे भी पढ़ा, देखो आलू कई बार 2011 में पीछे में मेन में पूछा, आलू क्या है तुम्हारा, मिलाने में पूछ दिया। आलू एक कंद है, क्या है तुम्हारा, कंद, जिसको हम रूपांतरित क्या बोलते हैं, तना बोलते हैं। अब देखो इनको सबको याद रखना, अदरक प्रकंद है, प्याज क्या है, मांसल
पर्ण है, मांसल पर्ण है, नारियल क्या है, भ्रूणपोष है। दोबारा फिर पूछेगा क्वेश्चन नीचे से, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, बताओ भाई। जड़ आलू है, जड़ है नहीं तो खाओगे। फल है नहीं, बीज है, क्या है आलू। तना है तो तने तो खाओगे आलू, ठीक है। तो क्या तुम्हारा तना है आलू, ठीक। निम्न से कौन सा एक फल है, इससे पूछ रहा फल कौन सा है, निम्न से कौन सा एक फल है, तो फल भिंडी है, भिंडी सब फल है, ठीक है। भिंडी को क्या है, फल है। भिंडी क्या है तुम्हारा, फल है। ये एक पुष्पी पौधा होता है। भिंडी का जो पौधा होता है एक पुष्पी पौधा होता है। क्या होता है, एक पुष्पी पौधा, एक पुष्पी पौधा होता है, एक पुष्पी पौधा होता है, ठीक है। और एक फल है, भिंडी क्या है, एक फल है, ध्यान रखना आगे। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, सच्चा फल नहीं पूछ रहा, कौन सा सच्चा फल नहीं है, तो सच्चा फल सेब नहीं होता है, सच्चा फल सेब नहीं। तो इसका मतलब अंगूर, आलू बुखारा, खजूर, ये क्या है, सब सच्चे फल हैं। इसे पूछा ना सच्चा फल नहीं है, तो सेब अगर सच्चा फल नहीं है तो यहाँ से हमारा इस प्रश्न से हमें क्या मालूम होता है कि खजूर जो है, अंगूर है, आलू बुखारा, इतने तो सच्चे फल हैं। अगर आगे किसी परीक्षा में पूछ दे कि सच्चा फल कौन सा है, तो उसमें अगर अंगूर दिया हो या आलू बुखारा दिया हो और खजूर में से कोई एक विकल्प दिया होगा, तो कम से कम सच्चा फल वो तो विकल्प हम ढूंढ ही लेंगे ना, सच्चा फल है। समझ गए ना, इस प्रश्न पढ़ने से हमें अनुमान लगाना है। तो उत्तर थोड़ा केवल देखना है कि इसमें कौन सा सच्चा फल नहीं है। हाँ, सेब सच्चा फल नहीं है। अब भाई ये भी तो देखना है कि अंगूर, आलू बुखारा, खजूर तुम्हारे सच्चे फल हैं। अंगूर, खजूर, आलू बुखारा क्या सच्चे फल हैं, और सेब सच्चा फल नहीं। तो ये अब आ गया साला सच्चा फल, मतलब हमने तो जाने थे अभी तक सेब सच्चा फल होता है, तो ये मतलब जो है सच्चा फल नहीं है। तो क्यों नहीं सच्चा फल है, तो देखो जब फल का निर्माण क्या हो, अंडाशय से हो। किससे हो, अंडाशय से हो। जब फल का निर्माण अगर अंडाशय से होगा, ठीक है, अंडाशय को ओवरी बोलते हैं ना, तो अंडाशय से अगर होगा तो वो सच्चा फल होता है। क्या होता है तुम्हारा, सच्चा फल होता है, सच्चा फल होता है। और जब इसका निर्माण, ठीक है, अंडाशय से ना होकर, ठीक है, अंडाशय से के अलावा कुछ अन्य भाग से हो निर्माण, ठीक है, अगर अंडाशय भी शामिल हो, ठीक है, फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो। अगर अंडाशय तो है ही है, मान लो, ठीक है, अंडाशय है, अंडाशय के साथ कुछ अन्य भाग भी इसमें शामिल हो जाए, कुछ अन्य भाग भी शामिल हो फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा, तो वो होगा असत्य फल। उसको क्या बोलेंगे, असत्य फल। क्या बोलेंगे, असत्य फल। तो उन्हें असत्य फल, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो इसमें वो सेब आ जाता है, सेब तो है ही तुम्हारा। काजू भी आ जाता है, क्या जाता है तुम्हारा, काजू आ जाता है। नाशपाती भी आ जाता है, क्या जाता है, नाशपाती। तो कुछ लोगों ने खाया होगा नाशपाती, इसको पियर बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पियर। और काजू को तो कैश्यू बोलते हैं, कैश्यू नट बोलते हैं। तो सेब, काजू, नाशपाती सब क्या है, असत्य फल। इनका निर्माण जो होता है अंडाशय, ठीक है, अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भागों से होता है, ठीक है। तो ये असत्य फल है सेब। अब सत्य फल देखो, इनका अंडाशय से निर्माण होता है, तो खजूर है, अंगूर है, आलू बुखारा है, ये सत्य फल है, क्योंकि इनका निर्माण अंडाशय से होता है। तो हम विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिवीजन करेंगे, काफ़ी रिवीजन हो जाएंगी। बायोलॉजी भाई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या पढ़े, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत गाइड करते हैं, तो हम पढ़ते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, फलों का क्या प्रकार है जिसमें लीची को रखेंगे, तो ड्रूप में रखेंगे। लीची को कहाँ रखेंगे हम, ड्रूप में रखेंगे। ड्रूप में, किस में रखेंगे, ड्रूप में। तो लीची एक उष्ण कटिबंधी फल है। जो ये लीची है तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एक उष्ण कटिबंधी फल है। उष्ण कटिबंधी, कौन सा फल, उष्ण कटिबंधी। पूछ सकता है अगली परीक्षाओं में, उष्ण कटिबंधी फल है लीची, जो है तुम्हारा उष्ण कटिबंधी फल है, ठीक है। यह सोप क्या है तुम्हारा, सोप बेरी परिवार का सदस्य है, सोप बेरी परिवार का सदस्य है, सोप बेरी परिवार का सदस्य है, ठीक है। यह एक प्रकार का ड्रूप है। क्या है, ये एक प्रकार का ड्रूप है, यह एक प्रकार ड्रूप है। और ड्रूप किन फलों को कहते हैं, ड्रूप ऐसे फलों को कहते हैं जिनके जो है बाहरी छिलके, जिनके क्या है तुम्हारे बाहरी छिलके और गूदे, ठीक है, एक ना बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली हो, ठीक है। बाहरी जो है तुम्हारा जिसके बाहरी छिलके जो है, बाहरी क्या है तुम्हारे बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली हो, उसे हम ड्रूप फल कहते हैं। तो ये इसलिए लीची क्या है, ड्रूप फल है, ठीक है। अब देखो बाहरी छिलका है, क्या है, छिलका है। लीची जब खोलोगे तो ऊपर छिलका रहेगा, उसके ऊपर नीचे गूदा रहेगा, क्या रहेगा, गूदे के अंदर गुठली मिलेगी। तो ऐसा कोई भी फल है कि ऊपर उसका छिलका हो, उसके नीचे गूदा हो, और गूदे के अंदर क्या हो, गुठली हो, उनको हम ड्रूप फल कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ गए ना, ड्रूप फल। जैसे लीची के फल तो ऊपर एकदम पतला सा छिलका है, छिलका उतार दोगे फिर गूदा आराम से खा लोगे, उसके अंदर गुठली निकलेगी, गुठली किसी काम की नहीं, ठीक है। तो उनको ड्रूप फल कहते हैं। तो ये इसमें दिया है। तो लीची मतलब कितना घुस के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये तुम्हारा मतलब अभी तक मतलब ज़्यादा में ये ड्रूप वाला 2010 में पीसेस में आया था, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। मेन में आया था 2010 में, पीसेस में क्वेश्चन आया था। फिर है लहसुन की अभिलाषणी गंध का कारण। तो लहसुन की अभिलाषणी गंध का कारण क्या है भाई, तो इसमें जानते हैं सल्फर यौगिक है। क्या है तुम्हारा, सल्फर यौगिक है तुम्हारा।
लहसुन की जो है ये जो अभिलाक्षणिक गंध आती है उसका कारण क्या है? सल्फर। देखो कई बार परीक्षा पूछा गया है, ठीक है। पीसीएस में भी आया, छत्तीसगढ़ में पीसीएस में आया, आईएएस में आया था 1997 सल्फर का यौगिक है। तो ये हो गया। अभी इससे लहसुन के और भी आगे प्रश्न पूछ सकता है तुम्हारा, ठीक है। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आती है, क्या आती है? प्याज के जब हम छिलके उतारते हैं तो आंसू आता है भाई। आंसू क्यों आता है? प्याज के जब छिलके उतारते हैं तो आंसू आता है, तो प्याज के में एक अम्ल पाया जाता है जिसको सल्फेनिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फेनिक अम्ल बोलते हैं। इसी के कारण जो है आंसू आते हैं। तो क्योंकि प्याज से निष्कासित करते हैं, क्या निष्कासित करते हैं? प्याज सल्फेनिक अम्ल, इसलिए आते हैं। तो प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। कौन सा एंजाइम? सिंथेज नामक एंजाइम निकलता है। सिंथेज, ध्यान रखना, सिंथेज नामक एंजाइम निकलता है, ठीक है। और इस सिंथेज जो एंजाइम है प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड एमिनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण क्या आती है? हमारे आंखों से आंसू आते हैं। तो इतना याद रखना है यार, सिंथेज एंजाइम निकालता है। कभी पूछे तो एंजाइम सिंथेज एंजाइम निकालता है और सल्फेनिक अम्ल के कारण ये हमारे आंखों से आंसू आते हैं, ठीक है। उसके अगला, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण। मिर्च की जो मिर्च है उसकी तीक्ष्ण जो कड़वापन होता है, तीक्ष्णता होता है, उसका कारण क्या है? ठीक है, तो उसका कारण तुम्हारा क्या है? कैप्साइसिन की उपस्थिति। कैप्साइसिन जो तीक्ष्णता होती है कैप्साइसिन के कारण होता है, ठीक है। अगर लाल जो यहाँ पर मिर्च लिखा है, लाल मिर्च नहीं लिखा है, लाल मिर्च में तो क्वेश्चन अगली बार आया था लाल मिर्च में कि लाल मिर्च की तीक्ष्णता में क्या है, तो यही लाल मिर्च का भी यही कारण है, कैप्साइसिन। पहले ये क्वेश्चन पूछा है, फिर लाल मिर्च का क्वेश्चन पूछा, ठीक है। लाल मिर्च का क्वेश्चन 2008 में आया था, क्या था? 2008 में लाल मिर्च से यूपी पीसीएस में ही आया था मेन में। उसके बाद यूपी पीसीएस 2016 में प्री में इसको फिर से पूछा मिर्च के बारे में। तो पहले लाल मिर्च के रूप में क्वेश्चन कब आया? 2008 की पीसीएस में आया। वही क्वेश्चन 2016 में 8 साल बाद पूछा ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बार बार, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन रटना चाहिए। तो पहले लाल मिर्च में पूछा इसी तीक्ष्णता के कारण, तो वही कैप्साइसिन हो जाएगा। 2016 बाद क्या बदल जाएगा? नहीं। तो 2016 में दोबारा फिर ये क्वेश्चन पूछा तो कैप्साइसिन। तो हमें कई सालों के प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। कैप्साइसिन में मिर्च की तीक्ष्णता का कारण होता है। फिर फलों में मीठे स्वाद का कारण। फल जो मीठे लगते हैं उनके स्वाद का कारण क्या होता है? फ्रक्टोज। क्या होता है तुम्हारा? फ्रक्टोज होता है, ठीक है, जिसके कारण फल मीठे लगते हैं, ठीक है। ये शर्करा का एक ही रूप है, ठीक है। इसको फ्रक्टोज को हम शर्करा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शर्करा भी कह सकते हैं। तो यही फलों में मीठेपन का कारण होता है। निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? देखो कह रहा है कि किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है। तो ये होता है तुम्हारा डायटम का। किसका होता है? डायटम का होता है, ठीक है। ये जो कोशिकीय डायटम जीव समूह का प्रयोग सालून 350 परीक्षण में किया जाता है। कौन सा? सालून परीक्षण होता है, ठीक है। सालून 350 एक परीक्षण होता है, उसी में इसका प्रयोग किया जाता है, जो डूबने में मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। सालून अगर कभी पूछ दे सालून परीक्षण, तो डूबने से जिसकी मृत्यु होती है उसमें सालून 350 परीक्षण होता है, ठीक। तो डायटम है। डूबने में मृत्यु का पता लगाने में महत्व किसका होता है? डायटम का महत्व होता है। आगे सहतूत का फल है। सहतूत का फल क्या है तुम्हारा? सोरोसिस है। सहतूत का फल क्या है तुम्हारा? सोरोसिस है, ठीक है। तो सहतूत का फल को हम क्या कहते हैं? सोरोसिस कहते हैं, ठीक है। और ये एक प्रकार का जो है सहतूत का फल जो सोरोसिस होता है, जो एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। क्या है तुम्हारा? बहु या मिश्रित फल है, ठीक है। और इसके अलावा सहतूत फल को सोरोसिस कहते हैं क्योंकि ये बहु और मिश्रित फल भी होते हैं। और इसके अलावा और किसके फल को क्या कहते हैं? सोरोसिस कहते हैं। तो और कहते हैं तुम्हारे कटहल को। किसको कहते हैं? तुम्हारे कटहल को भी सोरोसिस कहते हैं, और अनानास को भी कहते हैं। अनानास को भी सोरोसिस फल कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कटहल, अनानास और सहतूत ये सब सोरोसिस फल हैं। कौन से? सोरोसिस फल हैं। निम्न रेशों में से कौन से पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? निम्न रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है पूछ रहा। तने का उत्पाद नहीं है तो कौन सा नहीं है? कपास सेलुलोज है, तना थोड़ा है। तो यहाँ से क्वेश्चन और क्या क्लियर हुआ? सन, जूट, पटसन ये सब क्या है? तना। सन, जूट, पटसन ये क्या है तुम्हारा? तना है। कपास तना नहीं है, ये सेलुलोज है। क्या है? कपास सेलुलोज है। तो सन, जो पटसन और जूट हैं, ये तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है। तनों की रेटिंग करते हैं, उसे रेशा प्राप्त किया जाता है, उससे सन और जूट और पटसन बनता है। जबकि कपास क्या है? फलों में स्थित बीज। ये क्या है? कपास फलों में स्थित जो बीज होते हैं, बीज के बीजावरण से ली गई रेशों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये तो अगला क्वेश्चन हमारा है
निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? कौन सा अनाज जो है मानव निर्मित है? तो इसमें टिटिकेल, जो टिटिकेल है ये मानव निर्मित है। टिटिकेल जो है मानव निर्मित अनाज है। इसको क्या किया जाता है, ये मनुष्य ने प्रयोगशाला में बनाया था। ये प्राकृतिक रूप से टिटिकेल नहीं पाया जाता है। इसको बनाया कैसे था मनुष्य ने? गेहूँ है ना, गेहूँ जिसको हम टिटिकम बोलते हैं वैज्ञानिक नाम है, टिटिकम गेहूँ, ठीक है, गेहूँ जिसका वैज्ञानिक नाम टिटिकम है गेहूँ, और इसको राई जिसको सीकेल बोलते हैं, ठीक, सीकेल बोलते हैं, राई क्या बोलते हैं इसको? सीकेल बोलते हैं। राई को अंग्रेजी में सीकेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकेल। तो टिटिकम सीकेल, मतलब गेहूँ को टिटिकम और राई को सीकेल, ठीक है। तो गेहूँ और राई, ठीक, गेहूँ और राई के संकरण से ये हमारा टिटिकम पैदा किया गया था। क्या पैदा किया था? टिटिकेल, टिटिकेल पैदा किया गया। क्या पैदा किया गया? तुम्हारा टिटिकेल पैदा किया गया, कृत्रिम अनाज पैदा किया गया, ठीक है। तो ये हो गया। कहीं पूछे टिटिकल क्या होता है, टिटिकेल क्या है, तो ये कृत्रिम अनाज है। मतलब वैज्ञानिकों ने इसको संस्करण किया 2 पौधों में, किसमें? गेहूं में और राई में, उससे ही इसको बनाया। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? या पशुओं के चारे के लिए उगाया जाता है। इसे रोटी अच्छी नहीं बनती, इससे रोटी अच्छी नहीं बनती, लेकिन चारे के लिए बहुत अच्छा है टिटिकेल, ठीक है। तो ये बीज बनाया कैसे? मनुष्य ने बनाया, गेहूँ और राई का संकलन करके, ठीक। तो मानव निर्मित धान्य है, मानव निर्मित धान्य है कौन सा? अभी टिटिकेल हमने पढ़ा ना, ये टिटिकेल है। टिटिकेल मानव निर्मित धान्य है। समझ रहे हो मनुष्य वैज्ञानिक कहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। टिटिकेल नया बीज बना देते हैं, ठीक है। यह है विज्ञान, इसलिए पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। प्रकृति में अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? कि मृदा नहीं है वहाँ पर अभी सर्वाधिक जीवित रहने की संभावना है। तो इसमें क्या है तुम्हारा? फर्न है, हाँ, मृदा विहीन जी लेगा, फर्न जी लेगा, मांस जी लेगा, छत्रक, मशरूम तो देखो मतलब बगैर मिट्टी में लोग प्रयोगशाला क्या कहते हैं कमरों में उगाते हैं, मशरूम तो है ही है, ठीक है। तो मशरूम चौथा विकल्प इसमें है, इसमें है। वो लाइकेन जरूरी नहीं, मतलब मृदा में लाइकेन को मृदा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा यही होगा 1, 3, 4 फर्न, मांस और छत्रक मृदा विहीन मिट्टी पे उग जाते हैं। जहाँ मृदा नहीं है वहाँ पर फर्न, मांस और छत्रक उग जाएंगे, ठीक, सर्वाधिक संभावना है। तो कौन है? फर्न, मांस और छत्रक, मशरूम। अगला है तुम्हारा, ठीक है, मरुस्थलीय पौधे की जड़ काफ़ी लंबे होते हैं। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें क्या होती है? काफ़ी लंबी होती हैं। सही है भाई, मरुस्थल में जो होते हैं रेगिस्तानी पौधों की जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं। तो सही है, ये सही है। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, ये गलत है भाई। मृदा का तापमान थोड़ा ना, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं होता है, इसलिए पानी की खोज में जड़ें नीचे जाती हैं, इसलिए ये सही है, आर गलत है। ये तुम्हारा सी वाला सही हो जाएगा, ये सही है और आर गलत है, ध्यान रखना, ठीक है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं। क्यों लंबी होती हैं? मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी क्यों होती है? तुम्हारे तो जानते हो कि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। देखो ये क्वेश्चन 1998 में आया था, पहले 1996 में क्वेश्चन पूछ चुका है पीसीएस प्री में। जब 1996 ये जब पूछा क्वेश्चन, ठीक है, जड़ें लंबी पानी तलाश में जाती हैं, लंबी होती हैं, तो यहाँ क्लियर हो गया था। तो यहाँ से क्लियर होता तो यहाँ से हम आराम से आर निकाल लेंगे, गलत है, ठीक है, ये वाला पॉइंट गलत है, तो ये भी क्वेश्चन हो जाता। तो इसलिए हमें प्रीवियस क्वेश्चन रट के जाने हैं, अच्छे से रट के जाने हैं। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें होते हैं। तो फ्रिएटोफाइट्स क्या है तुम्हारे? मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट मिलते हैं। तो फ्रिएटोफाइट कौन से पादप हैं? तो फ्रिएटोफाइट्स पादप वो होते हैं जिनकी लंबी मूसल जड़ होती है, मूसला जड़ होती है। तो फ्रिएटोफाइट्स वो पौधे होते हैं जिनकी जो है भाई फ्रिएटोफाइट मरुस्थल में होते हैं। स्पष्ट है कि भाई इनका जड़ लंबा होगा। अभी उन्हें देखो ये 2013 में पूछा, इसके पहले 1996 में, 1998 में क्वेश्चन आ चुका है मरुस्थल पौधों से, फ्रिएटोफाइट से। तो इनकी जड़ लंबी होती है, तो यही हो जाएगा उत्तर, आराम से लगा देते हैं हम सी। जो अगर प्रीवियस कुछ अच्छे से हमने उसको एनालाइज किया है तो यही है, लंबी होती हैं इनकी मूसला जड़ें। मरुस्थल तो फ्रिएटोफाइट्स पौधे कहाँ पाए जाते हैं तुम्हारे? ये मरुस्थल में पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, फ्रिएटोफाइट्स पौधे इनकी जड़ें 20 से 30 फीट क्या होती तुम्हारी लंबी होती हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद और यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि अगर कभी पूछे मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं फ्रिएटोफाइट्स। ये भी क्लियर हो गया, ध्यान रखना, फ्रिएटोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो मरुस्थल में पैदा होते हैं, फ्रिएटोफाइट्स, ठीक है। ये पूछ सकता है आगे। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, जो मरुभूमि तो रेगिस्तान के जो पादप क्या होते हैं अधिकतर, उनकी वो मांसल होते हैं। क्या होते हैं? मांसल होते हैं। मरुभूमि के पौधे क्या होते हैं? अधिकतर मांसल होते हैं। मांसल क्यों होते हैं? ठीक है, मरुभूमि के पौधे क्या होते हैं? अधिकतर मांसल होते हैं। और ये भाई याद रखना जो हमने बोला है, ये वाला फ्रिएटोफाइट्स, इसको फ्रिएटोफाइट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, ठीक है। तो फ्रिएटोफाइट्स होते हैं मरुस्थल में उगने वाले पौधे। पूछेगा ना कुछ, जैसे ये भी पूछ सकता है ना, शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को मरुद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुद्भिद। जो शुष्क भूमि में पौधे पाए जाते हैं या रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं उनको मरुद्भिद कहते हैं, और फ्रिएटोफाइट्स अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। तो यह ध्यान रखना।
मतलब फिटोफाइट्स भी उन्हीं पौधों को कहते हैं जो मरुस्थल में उगते हैं, और जो मरुस्थल के हैं उनको मरुद्भिद भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। फिर मरुभूमि के पादप अधिकतर कैसे होते हैं? मांसल होते हैं। मांसल क्यों होते हैं भाई? क्योंकि इनमें जल का संचय होता है, ये बहुत मोटे होते हैं, उनका तना बहुत गुदादार मोटा होता है, जैसे नागफनी वगैरह, उसमें लोग जल जो मिलता है वो संचित करके रखते हैं, क्योंकि हमेशा जल इनको मिल नहीं पाता पर्याप्त मात्रा में, इसलिए मांसल होते हैं, ठीक है। आगे देखें, एपीफाइट्स वे पौधे हैं, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। किस लिए हैं? यांत्रिक अवलंब के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं, लेकिन किस लिए निर्भर होते हैं? यांत्रिक अवलंब के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं, एपीफाइट्स को बोलते, कभी भी दे दे अगर अधिपादप, क्या बोल दे? अधिपादप। तो अधिपादप भी कहते हैं एपीफाइट्स को, एपीफाइट्स को क्या कहते हैं? अधिपादप भी कहते हैं। तो अधिपादप या एपीफाइट्स पौधे वो होते हैं दूसरे जो दूसरे जीवित पौधों पर उगे रहते हैं, ठीक, उगते हैं या उगे रहते हैं, दूसरे जीवित पौधों पर उगे रहते हैं, और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये एपीफाइट जो हैं, अधिपादप जो है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हीं को खाएंगे, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्योंकि बनाते क्यों? क्योंकि इनमें भी पर्णहरिम पाया जाता है, जो पर्णहरिम इनमें भी पाया जाता है। पर्णहरिम तो जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, ठीक है, पर्णहरिम इनमें भी पाया जाता है। ये जो होते हैं फिर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं, मतलब इनको सहारा चाहिए एक, मतलब जगने का, इसलिए उस पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। इसलिए इनको एपीफाइट्स और हिंदी में अधिपादप कहा जाता है, अधिपादप कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि अब ये दूसरे पौधे पर उगते हैं क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं मृदा में नहीं लगी रहती हैं, ठीक है। तो इनकी जड़ें जब दूसरे पौधों में तो इनकी जड़ें मृदा में नहीं जाती हैं, यह ध्यान रखना। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं? जो पौधे जो है नमक युक्त मिट्टी में उगे उन्हें हेलोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारे? हेलोफाइट बोला जाता है, हेलोफाइट बोला जाता है। तो जो नमक मतलब नमकीन भूमि में उगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स बोलते हैं, ठीक, हेलोफाइट बोलते हैं। तो ये हेलोफाइट्स, ठीक है। इनको अगर हिंदी में हेलोफाइट्स को बोले तो हम बोले लवण मृदोद्भिद, क्या बोलेंगे? लवण, क्योंकि भाई कभी वैसे हम अंग्रेजी का क्वेश्चन लिखा रहता है, देख लें, लवणोद्भिद बोलते हैं, लवण मृदोद्भिद बोलते हैं पौधे, इनको हेलोफाइट्स बोलते हैं। फिर पूछा लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहेंगे हम? तुम्हें लवणोद्भिद। देखो वही आ गए, आपकी बार हिंदी में दे दी, यहाँ पर हेलोफाइट अंग्रेजी में दिया था, 2011 में क्वेश्चन आया था। और ये फिर कब क्वेश्चन आया था? तो तुम्हारा ये क्वेश्चन आया था 2022 में आया बीपीएससी में, ठीक है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार पीसीएस में लवणोद्भिद दे दिया, ठीक है। तो 2011 में क्वेश्चन आया, जो पढ़ा होगा यहाँ पर तो वो आराम से कर लेगा, ठीक है, कि हाँ इसको भी हेलोफाइट्स को लवणोद्भिद बोलते हैं। फिर देखो आया हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो अब हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं तुम्हारा? ठीक, हाइड्रोफाइट कहते हैं तुम्हारा जो जली पौधा, हाइड्रो माने जल होता है ना, जो जली पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। जली पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। फिर चट्टान पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ठीक है, अभी हम देख रहे रेगिस्तान वालों को देख लिया था, उगने वालों को, रेगिस्तान वालों को देख लिया, लवण वाले जलों को देख लिया, ठीक है। जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं, देख लिया। अब चट्टान पर जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहते हैं? चट्टान पर उगने को शैलोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं तुम्हें? शैलोद्भिद। चट्टान पर उगने पौधों को शैलोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं? शैलोद्भिद कहते हैं। चट्टान पर जो पेड़ उगते हैं तो उनको शैलोद्भिद कहा जाता है। फिर आगे आगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं है? देखो अमरबिल तना परजीवी है, दूसरे भी उगता है ना अमर। चंदन क्या है? ये जड़ परजीवी है। क्या तुम्हारा? जड़ परजीवी है। आर्किड क्या है? अधिपादप है, एपीफाइट है, ठीक है। आर्किड क्या है तुम्हारा? अधिपादप है, ठीक है। तो जो यहाँ पर अधिपादप पढ़े थे हम, कहाँ गया तुम्हारा अधिपादप वाला? कहीं पढ़े था। ये एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो यांत्रिक अवलंब के लिए होते हैं, तो उसमें अधिपादप का उदाहरण आर्किड्स क्या है? आर्किड उदाहरण। अगर यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से जो तैयार करके गया होगा, इसका उदाहरण देखा होगा तो ये क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। ठीक, तो आर्किड क्या है? अधिपादप ही है। आर्किड क्या है? अधिपादप। और घटपर्ली क्या है? घटपर्ली हमने ये घटपर्ली पढ़ा ना, ये तुम्हारा कौन है? ये है वो क्या कहते हैं? कीट खाने वाला। जलोद्भिद थोड़ा ना है, ये कीट खाने वाला पौधा है, तो जलोद्भिद यही गलत है तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा घटपर्ली क्या है? ये कीट वाला पौधा है, इसलिए ये डी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी का हो जाएगा, ठीक है। तो ये चंदन भी आंशिक, पूर्णतः नहीं जड़ परजीवी हैं, आंशिक रूप से परजीवी होते हैं, इसलिए इनको जड़ परजीवी बोलते हैं, ठीक है। अमरबिल तना परजीवी है। आर्किड क्या है? अधिपादप है। अधिपादप क्या होते हैं? दूसरे पेड़ों पर आश्रित होते हैं केवल अवलंबन के लिए, ध्यान रखना। अधिपादप एपीफाइट, ठीक है। और इसी का उदाहरण आर्किड है,
और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। दोबारा क्वेश्चन पूछ सकता है। घटपर्णी क्या है? ये कीटबच्ची पौधे हैं, वहाँ उगते हैं जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। ये भी भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीड़ों को खाते हैं, जिसकी पूर्ति कीड़ों से पैदा पूरी करते हैं। ये जलोद्भिद नहीं है, गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुधन का कारण है, जेली रुधन का कारण है, क्या है? जेली जो है रुधन का कारण है, अम्ल की अधिकता है। जेली रुधन कारण है और अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है और नमकीन पानी में पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। और चौथा बिंदु, सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। तो इसमें कौन से कथन सही हैं, ये पूछ रहा है। इसमें कौन से कथन सही हैं? तो इसमें कथन सही है होगा तुम्हारा ये 1 और 4 सही होगा कि सुषुप्ता तोड़ने वाला हार्मोन क्या है? ये साइटोकाइनिन ही है। जो सुषुप्तावस्था को तोड़ता है वो हार्मोन क्या है? साइटोकाइनिन ही है। जेली रुधन का कारण अम्ल की अधिकता है। जेली रुधन का कारण क्या है? अम्ल की अधिकता ही, ये सही है। जैसे गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम नहीं है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जो वो है तुम्हारे क्या कहते हैं उर्वरक है, वो है एसिटोबैक्टर। क्या है? एसिटोबैक्टर। इसमें क्या देखें तो हमारा होगा एसिटोबैक्टर है, ये ध्यान रखना, एसिटोबैक्टर है, ये सही होगा। तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। फिर नमकीन पानी में पौधे को थैलोफाइट्स नहीं बोलते ना, उसको नमकीन पौधे में थैलोफाइट्स कहाँ बोलते हैं? उसको लौंड भी बोलते हैं पौधे, हमने अभी देखा था, ठीक है। तो ये तुम्हारा तीसरा वाला भी गलत है, ठीक है। तो जो हमारा है नमकीन पौधे में उगने वाले पौधों को हम वो क्या बोलते हैं? थैलोफाइट्स बोलते हैं? नहीं, हम इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो इनको ये उगते हैं इनको बोलते हैं हेलोफाइट्स। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट बोलते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा भी है, ठीक। हेलोफाइट बोला जाता है। देखो क्वेश्चन दोबारा पूछा गया, तो नमकीन में हम पीछे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? लवणता युक्त वाले वातावरण पौधों को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं लवणोद्भिद, ठीक है। देखो अंग्रेजी में जो नमक युक्त मिट्टी में हेलोफाइट्स, यही विकल्प हमारा था, तो यही तुम्हारा दोबारा देखो क्वेश्चन पूछा गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत है। नमकीन में जो पौधे उगते हैं हेलोफाइट्स लवणोद्भिद बोलते हैं, हेलोफाइट्स बोलते हैं, थैलोफाइट्स नहीं बोलते हैं, गलत क्वेश्चन। और गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल उर्वरक कौन है? राइजोबियम नहीं, एसिटोबैक्टर, ध्यान रखना, दोबारा फिर क्वेश्चन आ सकता है। और जेली रुधन का कारण क्या है? अम्ल की अधिकता है, ये सही है। तो ये हो गया हमारा 1 और 4, डी सही है। जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य कौन करता है? जैविक और अजैविक के बीच जो मध्यस्थ का काम कौन करते हैं? उत्पादक करते हैं। जो जैविक घटक हैं और जो अजैविक हैं, जिनमें जान होती है वो और जिनमें जान नहीं होती, इनके बीच जो है बीच मध्यस्थ का कार्य कौन करता है? उत्पादक करते हैं। क्या करते हैं कार्य? उत्पादक इनके बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, उत्पादक हो गए यार, 2070 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? स्वजीवी। देखो स्वजीवी तो अपने आप जो भोजन बनाते हैं, ठीक है। स्वजीवी, ठीक है। तो उत्पादक, परोपजीवी उपभोक्ता हैं, मृतोपजीवी विबंधक हैं, ठीक है, विबंधक हैं। तृणभक्षी गौण उत्पादक हैं, गलत है ये, तृणभक्षी, ठीक है, गलत है, ठीक है, यही नहीं है। तो भाई उत्पादक जो पेड़ पौधे होते हैं स्वजीवी होते हैं, ठीक, उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो उपभोक्ता होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे अपने निर्भर होते हैं, जिसको परोपजीवी बोलते हैं, ठीक है। परोपजीवी जिसको उपभोक्ता जिसको कंज्यूमर बोलते हैं, तो दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? परोपजीवी बोलते हैं। विबंधक जो होते हैं तुम्हारे, विबंधक मृतोपजीवी होते हैं। क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। जो अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, इनको अंग्रेजी में हिंदी में विबंधक बोलते हैं, ठीक है। तो विबंधक हो गया तुम्हारा, ठीक। विबंधक क्या हो गया? ये मृतोपजीवी अपना भोजन मरे जानवरों से पैदा करते हैं, मरे चीज़ों से, जो चीज़ें खत्म हो गई, ठीक है। और तृणभक्षी जो है तुम्हारे गौण उत्पादक ना होकर प्रारंभिक उपभोक्ता है। ये तृणभक्षी क्या है? प्रारंभिक उपभोक्ता है। ये क्या है? प्रारंभिक उपभोक्ता खुद है ये, ठीक है, उपभोक्ता है, ठीक है, प्रारंभिक उपभोक्ता है ये, गौण उपभोक्ता नहीं, प्रारंभिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, ये तृणभक्षी। तो याद रखना, इसलिए ये गलत है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आता है? तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आएगा? हरित पादप आएंगे ना। प्रथम पोषक जो स्तर है उसमें कौन आएंगे? तुम्हारे हरित पादप आएंगे तुम्हारा, ठीक है, हरित पादप आएंगे तुम्हारा, ये सही हो गया। अगला देख लेते हैं हमारा, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछ क्या रहा कि उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उपभोक्ता हैं? जैसे प्राथमिक उत्पादक हैं, प्राथमिक उत्पादक, जैसे हमारे पृथ्वी पर जो है स्थल पर तो वही पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो इसमें सागरों में प्राथमिक उत्पादक कौन है तुम्हारा, ये बताना है तुम्हारा, ठीक है। तो कॉकफीड, साइनोबैक्टीरिया तो है ही है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया तो रहेगा ही रहेगा, डायटम भी रहेगा तुम्हारा,
हाँ फोरामिनीफेरा ये नहीं है तुम्हारा, तो बी वाला सही है। साइनोबैक्टीरिया और डायटम ये सागर में क्या होते हैं, तो याद रखना, ठीक है, प्राथमिक उत्पादक हैं सागर में, ठीक है। प्राथमिक उत्पादक साइनोबैक्टीरिया और डायटम है, साइनोबैक्टीरिया और डायटम है, साइनोबैक्टीरिया और डायटम है सागर में प्राथमिक उत्पादक। ये ध्यान, दोबारा क्वेश्चन भी पूछ सकता है इनको। जमी हुई झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्यों रहती हैं? जानते हैं कि जमी जो ऊपर बर्फ बन गई है, लेकिन नीचे जल क्या रहता है, पानी के रूप में रहता है, द्रव के रूप में रहता है, इसलिए मछलियाँ इसी में रहती हैं, ठीक है। ये सभी पता है, ठीक है। तलों में क्या होता है, के निकट पानी नहीं जमता है, क्यों नहीं जमता है सभी पता है, ठीक है, कि सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान से जल हिमांक बिंदु से कम हो जाता है, तभी झील की नदियां पूर्णतः नहीं जमती, नीचे नहीं जमती हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे इसका जल का ताप जो होता है 0 सेंटीग्रेड से अगर घटेगा तो, लेकिन 4 सेंटीग्रेड पर वो अलग व्यवहार करता है ना, ठीक है, तो इसलिए नहीं जमती हैं, नीचे पानी नहीं जमता है। जल से बाहर निकाल ले जाने पर मत्स्य जो होती मर जाती हैं, मछलियाँ मर जाती हैं, क्यों मर जाती हैं? क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती हैं, ठीक है, ये श्वास नहीं ले पाती हैं क्योंकि ये श्वास लेते हैं गलफड़ों से, और गलफड़े जो हैं वो जल में घुलनशील ऑक्सीजन को ही ले पाते हैं, बाहर जो ऑक्सीजन है वो उसके लिए अनुकूलित नहीं होते हैं गलफड़े, इसलिए बाहर मछलियाँ ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो मर जाती हैं। मछलियों में सामान्यतः शोषण किससे होता है? गलफड़ों द्वारा होता है, और गलफड़े क्या करते हैं, जल में ही श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए अनुकूल हैं, जल में घुलित जो ऑक्सीजन है उसी को ले पाते हैं, इसलिए मछलियाँ जल में ही जीवित रहती हैं। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? सेब का जो फल है उसमें लाली का कारण क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेब में लाली का कारण एंथोसाइनिन होता है। सेब में लाली होती है वो एंथोसाइनिन के कारण होती है, ठीक है, सेब में लाली का कारण क्या होता है, एंथोसाइनिन होता है, उसी के कारण होती है, ठीक है। अब ये एंथोसाइनिन हो गया। अब देखो ये पढ़ लो, सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन होता है, ठीक है, नामक वर्णीय लौक होता है। इसी प्रकार से लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में होता है, ठीक है, लाल नारंगी रंग का वर्णक कौन है, जैसे कैरोटीन, वो गाजर में होता है। टमाटर में क्या होता है, लाइकोपीन वर्णक होता है, ठीक है, तो जैसे लाल रंग गाजर को होता ना, तो इसमें जो इस लाल रंग का कारण क्या है, कैरोटीन है जो गाजर में है। टमाटर भी लाल होता है, जैसे सेब लाल है तो इसका कारण क्या है, एंथोसाइनिन है, क्या है, सेब लाल है तो इसका कारण एंथोसाइनिन है। गाजर लाल है तो उसके कारण कैरोटीन जिम्मेदार है। टमाटर लाल है तो उसको लाइकोपीन जिम्मेदार है। कौन? टमाटर लाल है तो जिम्मेदार कौन है, लाइकोपीन महोदय जिम्मेदार है। और पीले रंग के लिए वर्ण है, ठीक है, पीले रंग के वर्णक जैसे जेंथोफिल हल्दी में होता है, चुकंदर में बिटरनिन होता है, चुकंदर में क्या होता है, बिटरनिन होता है, तो हल्दी पीले रंग की होती है तो जेंथोफिल के कारण, और चुकंदर में जो होता है बिटरनिन होता है, बिटरनिन वर्णक होता है, तो ध्यान रखना। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, और गाजर का कैरोटीन, टमाटर का लाइकोपीन, और हल्दी का पीला रंग, ठीक है, जेंथोफिल, और चुकंदर का रंग जो होता है विटरनिन के कारण। अब देखो किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है, हमने अभी पढ़ा लाइकोपिन के कारण, देखो पढ़ा ना, टमाटर के लिए ऊपर पढ़ा लाइकोपिन के कारण, तो ये यहाँ से देखो जितने थे लाइकोपिन, जेंथोफिल, कैरोटीन, एंथोसाइनिन के साथ हमने लाइकोपिन को भी देख लिया। कैरोटीन गाजर में होता है, किस में होता है तुम्हारा, गाजर में। लाइकोपिन कहाँ होता है, टमाटर में देख लिया, और जेंथोफिल हमने भी देख लिया, हल्दी में होता है, ठीक है, जेंथोफिल कहाँ होता है तुम्हारा, हल्दी में। तो ये अगली बार जो क्वेश्चन आएंगे तो सब हो जाएंगे, वो पूछा भी अगली बार क्वेश्चन 2016 में आया था, ये कब क्वेश्चन आया था 2002 में। देखो 2002 में जिसने अच्छे से पढ़ा होगा तो 2016 में इसको आराम से कर लेगा। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन, कैरोटीन किसी गाजर में होता है, एंथोसाइनिन किस में होता है, सेब में होता है, एक कैप्सिसिन हमने पढ़ा था इसमें मिर्ची में होता है, इसके कारण वही तो होता है मतलब कड़वाईपन। तो निम्नलिखित में कौन सा टमाटर का लाल रंग उत्तरदायी देखो होता है तुम्हारा। फिर आगे लाइकोपिन 2013 में भी पूछा, झारखंड में, फिर पीछे 2016 में, झारखंड वाला भी क्वेश्चन देख के जाते तो पीछे वाला क्वेश्चन मेन हो जाता 2016 का, ठीक है। लाइकोपिन पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है। अब आगे तुम्हारा पपीते में पीला रंग जो होता है, ठीक है, अब पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है, ठीक है, तो पपीते में होता है कैरिकोजेंथिन के कारण, ठीक है, कैरिकोजेंथिन के कारण। अब जब ये हल्दी का पीला था जो, तो थोड़ा जेंथोफिल के कारण, हल्दी में जो पीलापन है जेंथोफिल के कारण है, लेकिन जो ये पपीते का पीला रंग है ये कैरिकोजेंथिन के कारण, मिलता जुलता ही समझो रंग है, नाम है कैरिकोजेंथिन के कारण, ठीक है, कैरिकोजेंथिन के कारण। तो याद रखना, आगे पूछ सकता है, ठीक है। कैरोटीन तो उसमें होता है तुम्हारा, क्या कहते हैं, ये गाजर में होता है। तो ये जो यहाँ पर दिया है पैपेन क्या होता है तुम्हारा, ठीक है, पैपेन के बारे में कुछ दिया है, ठीक है, पैपेन। अब देखो पपीता में एक जो है तुम्हारा ये तो होता है कैरिकोजेंथिन के कारण होता है, ठीक है। कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो विटामिन ए का जो इसमें जो पपीते में जो है तुम्हारा क्या पाया जाता है, कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसमें पपीते में, कैरोटीन, ठीक है। पपीता का वनस्पति नाम कैरिका पपाया है, इसका वनस्पति नाम क्या है, कैरिका पपाया,
कैरिका पपायस का वनस्पति नाम है, बैनिंग नाम है, ठीक है। और पपीते में कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैरोटीन जो है इसी पपीते में ही पाया जाता है, ध्यान रखना। कैरिकोजैंथिन के कारण जो पपीता का रंग पीला होता है और इसको कैरोटीन इस पपीते में ही पाया जाता है, ठीक है, जो विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। जो कैरिकोटीन है ये विटामिन ए का जो है प्रीकर्सर होता है और इसमें जो इसी में उपस्थित जो होता है एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं पपायन एंजाइम, ये वाला, ठीक है। कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? ये पपीते में ही कैरोटीन पाया जाता है। सब पपीते के बारे में दिया है ना, कैरोटीन पपीते में ही पाया जाता है। और ये विटामिन ए का जो है, विटामिन ए जो होता है उसका ये प्रीकर्सर होता है और इसी में एक एंजाइम पाया जाता है, उसको पैपेन बोलते हैं। इसी में कैरोटीन में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको पैपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैपेन एंजाइम पाया जाता है। और ये जो पैपेन एंजाइम है ये पाचक में सहायक है, ठीक है। तो देखो इसका जो पीला रंग का कारण ये हो गए, महोदय हो गए, कैरिकोजैंथिन। कैरोटीन पाया कहाँ जाता है? ये पपीते में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पपीते में, ठीक है। ये विटामिन ए के क्या है तुम्हारे? विटामिन ए के हैं जो कर्सर हैं, ठीक है। विटामिन ए के क्या है? ये प्रीकर्सर है कैरोटीन। और कैरोटीन में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पैपेन। और पैपेन किस में सहायक होता है? ये पाचक में सहायक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पाचक में ये सहायक रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसके बारे में, पपीते के बारे में सब कुछ दिया था, ठीक है। और लाइकोपिन के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। लाइकोपिन कहाँ पाया जाता है तुम्हारा? ये महोदय, टमाटर में जो लाल रंग होता है। तो तीनों इसमें हमारे तथ्य पढ़ लिए। आगे हाल में हमारे वैज्ञानिकों ने एक केले के पौधे की प्रजाति खोजी थी, उसकी लंबाई लगभग 11 मीटर तक थी। या इसमें 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। तो ये गुदादार नारंगी रंग का होता था केला जो इसका फल लगता था, या भारत के किस भाग में था? तो ये उस समय करंट में रहा था, ठीक। तो उस समय उसी था तो अंडमान द्वीप में था। ये कहाँ था तुम्हारा? अंडमान द्वीप में था। तो ये अब इतना पढ़ने वाला नहीं है, मतलब इसलिए क्वेश्चन है 2000, क्योंकि ये उस समय करंट में खूब था, इसलिए आई उसने पूछ दिया। अब दोबारा पूछे 11 मीटर लंबाई वाला केला का पौधा कहाँ पाया गया है? तो वो अंडमान में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी था। अब आगे देख लेते हैं। जीवित प्राणियों के समूह चीनी, ठीक। जीवित प्राणियों का समूह है चीनी, अमेरिका, भारतीय तथा काले अफ्रीकी एक ही स्पीसीज होमो सैपियंस से संबंधित है, जबकि शेष विकल्प में जंतुओं का समूह अलग अलग स्पीसीज से है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो उसको हमने क्वेश्चन नहीं रखा, यहाँ पर रख दिया है। जैसे ये जीवित प्राणियों का एक समूह है, ठीक है। जीवित प्राणियों का कौन सा समूह है तुम्हारा? ये है, देखिए, चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी, ये ठीक है, जीवित प्राणियों का एक समूह है। जैसे चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी के एक ही स्पीच के हैं, ये सब होमो सैपियंस से संबंधित हैं। और एक इसमें था जो अलग था, ठीक है, वो था तुम्हारा क्या कहते हैं, और सब विकल्प में अलग अलग स्पीसीज के दिए थे। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि एक ही स्पीसीज के जानवरों को पूछ के मिलाने वाले क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो इसलिए डाल दिए पॉइंट। अगला है कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है भाई? कवक पौधों में नहीं पाया जाता है पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। अब इसी कारण अब इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा जाता है, हालांकि पहले इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता है। तो कवकों को पौधों के वर्ग में नहीं रखा जाता, क्योंकि इनमें पर्णहरित पाया नहीं जाता इनमें। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित नहीं पाया जाता है। देखो अब अगर पूछे कवक पौधा है, नहीं है, ध्यान रखना, कवक पौधा नहीं है, ठीक है। अब इसमें पर्णहरित पाया नहीं जाता है, इसलिए कवक को पौधों के वर्ग में नहीं रखा जाता, पहले रखा जाता। अब आगे क्वेश्चन पूछ सकता है, 2022 में क्वेश्चन आया बीपीएससी में। अब कभी विकल्प में दे देगा कि कौन सा इसमें पौधा नहीं है या कौन सा इस कैटेगरी से अलग है। उसमें कवक दिया हुआ है, बाकी सब पौधे भी दिए हैं, और एक कवक का नाम दिया, तो कवक उसमें निकाल देना, क्योंकि कवक पौधा नहीं है, उसको पौधे को वर्ग में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। खमीर एक उदाहरण है। खमीर किसका उदाहरण है भाई? खमीर उदाहरण है कवक का। किसका उदाहरण है? कवक का उदाहरण है, ठीक। खमीर किसका उदाहरण है? कवक का उदाहरण है, ध्यान रखना, ठीक है। कवक का उदाहरण है, ठीक है, खमीर, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर देखा जाए ये तुम्हारे खमीर कवक का उदाहरण है, ठीक है। और ये तुम्हारे जो ईस्ट होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे? ईस्ट, जिसको, और जैसे मशरूम जो होते हैं, मशरूम, ठीक है, मशरूम, ठीक है। और ये भी क्या है तुम्हारे? ईस्ट जो है, और मशरूम जिसको फंफूद कहते हैं, अर्थात कवक, ये भी सब फंगी हैं। कवक को अंग्रेजी में कहते हैं फंगी। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फंगी कहते हैं। तो ये ईस्ट और मशरूम भी कवक ही होते हैं, ठीक है। और इनमें पर्णहरिम रहित होते हैं, ठीक है। ये इनमें कवक तो पाया नहीं जाता है, इनमें कवक नहीं पाया जाता, इसलिए भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये क्या रहते हैं? इसलिए ये सब कवक कहते हैं, ये भोजन के दूसरों, क्योंकि इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसलिए अपना भोजन बना नहीं पाते हैं, और एक कवक भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। ईस्ट
और मशरूम क्या है। देखो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से हमने पढ़ लिया कवक के बारे में, तो अगला क्वेश्चन 2003 में पहले ही आया था क्वेश्चन, ठीक है। ईस्ट और मशरूम क्या है, तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये फंगी है, क्या है तुम्हारे ये फंगी होंगे ना, पढ़ना भी, फंफूद फंगी कवक कहते हैं उनको। तो ईस्ट और मशरूम क्या है, तुम्हारा फंगी है। फिर मशरूम क्या है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है मशरूम क्या है तुम्हारा, तो मशरूम क्या होगा तुम्हारा, तो मशरूम कवक होगा ना, अभी पीछे पढ़ा है, ठीक। मशरूम क्या होगा तुम्हारा, कवक होगा। 2011 में क्वेश्चन आया था, कवक है मशरूम, क्या तुम्हारा कवक है। रेशेदार, अगला क्वेश्चन है रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, क्या होता है, कवक होता है। ऊपर पढ़ा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 2008 में क्वेश्चन आया था पीसीएस में, मशरूम के बारे में भी। कवक मतलब कवक इंपॉर्टेंट है, कवक के बारे में कोई भी करंट आए तो तैयार रखना। कवक हैं, वायरस हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है होते हैं, इन पे बायोलॉजी में क्वेश्चन खूब पूछाता है। कभी कभी समाचार में लिखित गुच्छी के संदर्भ में क्या सही है, ठीक है। तो गुच्छी कवक तो है ही है, ये पाया जाता है ना जम्मू कश्मीर में, हिमालय क्षेत्र में, मतलब जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। गुच्छी खूब न्यूज में था, बड़ा महंगा मशरूम है ये, ठीक है। उस समय खूब न्यूज में था एक टाइम में, तभी कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2022 में आया क्वेश्चन IAS में ना। कवक, एक गुच्छी क्या है, कवक है, क्या तुम्हारा एक कवक है तुम्हारा, और यह हिमालयी क्षेत्रों में उगती है, क्या है, यह हिमालय क्षेत्र में उगती है, भी सही है। उत्तर पूर्वी भारत हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है, तो ये उत्तर पूर्वी भारत में नहीं की जाती है। उत्तर पूर्वी भारत ये होगा ना, जो ये वाला होगा तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह हिस्सा, यहाँ पर इसकी खेती नहीं की जाती है। वाणिज्यिक खेती यहाँ नहीं होती, वहाँ तो चाय होती है वाणिज्यिक खेती में, तो सभी को पता है, मतलब एकदम स्पष्ट रूप से गलत हो जाएगा, तीसरा तो गलत ही है। और ये तो हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में म्यूजियम में था ये, तो ये सी वाला इसका सही रहेगा विकल्प, ठीक है। करंट का 2022 में पूछा था। गुच्छी क्या है, निम्नलिखित समूह में किनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं, ठीक है। तो इसमें जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना लें वो कौन सी जातियां होती हैं, तो नाइडेरिया है, कवक है, फंजाई जिसको आदिजंत पादप, ये सब होते हैं। डी, ये सब अन्य जीवों के साथ साचर्य मतलब सहजीवी संबंध बना लेते हैं, सहजीवी संबंध बना लेते हैं अन्य जीवों के साथ। कौन, नाइडेरिया, कवक और आदिजंतु, जिसको आदिजंतु को प्रोटोजोआ बोलते हैं, कवक को फंजाई फंगी बोलते हैं, नाइडेरिया, ठीक है। नाइडेरिया ये सब अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों इसमें सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्राकार्य साहचर्य है, ठीक है। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्राकार्य साहचर्य है, तो इनके बीच कौन सा होता है तुम्हारा, तो कवक मूलक। कौन होता है तुम्हारा, कवक मूलक होता है। क्या होता है तुम्हारा, कवक मूलक होता है, कवक मूलक। तो ये भी तुम्हारा इसमें पूछा गया। माइकोराइजा सहजीवी संबंध है, माइकोराइजा सहजीवी संबंध है कवक और पौधों के मध्य, किसके बीच, कवक और पौधों के बीओ में आया। देखो मतलब इन्हीं क्वेश्चनों का सब है निचोड़ ये इसमें, ठीक है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है कवक और पौधों के मध्य, कवक और पौधों के मध्य। लाइकेन जो एक नग चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी संबंध, शैवाल और कवक के बीच में होते हैं, किसके, शैवाल और कवक के बीच में। मतलब लाइकेन जो है एक नग्न चट्टान हो उस पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में एक इनके भी सहजीवी साहचर्य है, शैवाल और कवक के बीच में, शैवाल और कवक के बीच में। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं, ठीक है, किसके, कवक और शैवाल से। बार बार क्वेश्चन वही पूछ रहा है, 1997 आया था, यही 2014 में फिर से पूछा। लाइकेन मिश्रित जीव हैं, देखो 1997 में क्वेश्चन आया था, 2014 में दोबारा आया कि ये तुम्हारा लाइकेन क्या है, तुम्हारा वही शैवाल और कवक है तुम्हारा। ये समझ लो बार, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन रटने हैं, पुराने हैं नहीं देखना है, कभी भी पूछ सकता है। तो लाइकेन मिश्रित जीव है कौन से, कवक और शैवालों के बीच। शैवाल और कवक मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं हम, क्या कहेंगे फिर, शैवाल और कवक मिलाने से क्या बनेगा, लाइकेन बनेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम म्यूटुअलिज्म। क्या कहते हैं, म्यूटुअलिज्म, ठीक है, म्यूटुअलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूटुअलिज्म। अगर हिंदी में बोलें तो वही संबंध बोलेंगे, ठीक, परस्पर जीवता बोलेंगे, म्यूटुअलिज्म बोलेंगे, ठीक है। म्यूटुअलिज्म हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कवक और लाइकेन जो हो गया। फिर आखिरी पेज बचा है, इसको पढ़ लेते हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, ठीक है। जो फलीदार पादप होते हैं उनमें मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन से जीवाणु करते हैं, वही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन से जीवाणु है फलीदार पाए जाने वाले में, तो वही है जीवाणु। स्थिरीकरण जीवाणु कैसे होते हैं, सहजीवी जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं ये, सहजीवी जीवाणु होते हैं, ठीक है। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये विशेष प्रकार के जीवाणु जिसको राइजोबियम कहते हैं, ये सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, सहजीविता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जहाँ एक और ये जीवाणु नाइट्रोजन नाइट्रोजन के यौगिकीकरण, ठीक, नाइट्रोजन क्या करते हैं, यौगिकीकरण, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं, नाइट्रेट में। किस में बदलते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में
बदल कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं, वहीं दूसरी ओर ये क्या करेंगे, फलीदार पौधा इन्हें आवास और भोजन उपलब्ध कराता है। तो ये सहजीवी संबंध क्यों हैं, जो जैसे राइजोबियम जो जानवर हैं ये फलीदार पौधों के गांठों में पाए जाते हैं, तो ये पौधों को गांठों में पाए जाते हैं राइजोबियम, ठीक है, जो राइजोबियम, तो ये पौधा और राइजोबियम के बीच कौन सा संबंध होता है, सहजीवी संबंध। क्या होता है सहजीवी संबंध, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रेट में बदल के पौधों को देते हैं, ठीक है, और पौधे इनको क्या करते हैं, आवास प्रदान करते हैं, ये बाहर जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसी को हम सहजीवी संबंध बोलते हैं, समझ गए। कपास का प्रमुख घटक क्या है, कपास हमने अभी आगे पहले पढ़ा है, कपास का जो उसमें मिलाने वाला था वो तना नहीं है, कपास वहाँ पढ़ा था ना, तो कपास क्या है तुम्हारा, सेलुलोज है, वहाँ पर पढ़ा था ना, कपास क्या है, सेलुलोज है, ठीक है, ये वसी अम्ल ग्लिसरीन या प्रोटीन नहीं, कपास क्या तुम्हारा सेलुलोज है, कपास क्या तुम्हारा सेलुलोज है तुम्हारा, ठीक है। आगे है तुम्हारा नुस्कापीन किससे प्राप्त होता है, नुस्कापीन तुम्हारा प्राप्त होता है ये पोस्ता पॉपी से, किससे प्राप्त होता है, पोस्ता पॉपी से। तो नुस्कापीन प्रयोग क्या होता है, ठीक है, तो चिकित्सीय दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, मतलब ये दवाई वही बनाने में बहुत काम आता है नुस्कापीन, ये पोस्ता पॉपी से प्राप्त होता है, ठीक है। हीरोइन किससे प्राप्त होता है, हीरोइन किससे प्राप्त होता है तुम्हारा, हीरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से, हीरोइन किससे प्राप्त होता है, अफीम पोस्ता से, हीरोइन किससे प्राप्त होता है, अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है, ठीक है। ये सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, जो ड्रग्स वगैरह जिसको नहीं बोलते हैं वही है सब, अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। मार्फिन किससे प्राप्त होता है, मार्फिन प्राप्त होता है फल से, मार्फिन किससे प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है, ठीक है, इतना याद रखो ये मार्फिन, ठीक है। और मार्फिन का अगर खाओगे इसका प्रभाव सीधे केंद्रिका तंत्र पर पड़ता है, ठीक है, और ये बढ़िया जो मार्फिन होता है इसका उपयोग दर्द निवारक औषधि तथा निद्रा कारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, मार्फिन का ना दर्द निवारक दवा में और निद्रा लाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, निद्रा कारक भी होता है। और ये किससे प्राप्त होता है, ये फल से प्राप्त होता है, किससे मार्फिन प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है, ठीक है। अफीम प्राप्त किया जाता है, अफीम कैसे प्राप्त किया जाता है, अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टेक्स से, बिना पके फल के लैक्टेक्स से प्राप्त किया जाता है, अफीम जो है बिना पके फल के लैक्टेक्स से प्राप्त किया जाता है। अफीम के जो होता है ना, अफीम के पौधे, अफीम को होता है ना, जो अफीम का पौधा होता है उसका जो दूध को सुखाकर बनाया जाता है, ये दूध को सुखाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो दूध निकालते कैसे, जो अपरिपक्व फल होता है, ठीक है, अपरिपक्व कच्चे फल जो होते हैं उनमें एक चीरा लगा दिया जाता है, उससे दूध निकलता है, उसे सुखाकर ही हमारा अफीम का पाउडर बना के तैयार किया जाता है, ठीक है, फल से बनाया जाता है। अफीम का मुख्य अवयव क्या है, ठीक है, अफीम का मुख्य अवयव 2014 में देखो पहला वाला क्वेश्चन, फिर अफीम के बारे में पूछा कि अफीम का मुख्य अवयव क्या होता है, तो अफीम का जो होता है, ठीक है, मुख्य अवयव क्या होता है, तो इसका होता है मार्फिन, क्या होता है, मार्फिन, इसका मुख्य अवयव क्या होता है, मार्फिन होता है, ठीक है। अफीम का मुख्य अवयव क्या होता है तुम्हारा, मार्फिन, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये अफीम खाने वाली आदत पड़ जाती है, इसलिए इनसे दूर ही रहना बहुत अच्छा होता है, रखाओगे तो इसकी आदत पड़ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन है अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है, अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है तुम्हारा, तो वनस्पतिक नाम इसका क्या है, पैपवर सोमनीफेरम, पैपेवर सोमनीफेरम। मतलब कितनी बार अफीम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर तैयार है तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे अगली बार जो भी आएगा। पैपेवर सोमनीफेरम नाम है अफीम का वनस्पतिक नाम, ठीक है। अफीम का वनस्पतिक नाम क्या नाम है, पैपेवर सोमनीफेरम। अफीम किस श्रेणी के दवा के अंतर्गत आता है, तो अफीम किस में आता है, अवसादकारी में। देखो अफीम एक स्वापक औषध है, क्या है, स्वापक औषध है, इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, स्वापक औषध के अंतर्गत रखा जाता है। और इसे दर्द निवारक, ठीक है, दर्द निवारक, मार्फिन, हीरोइन ड्रग आदि के रूप में संश्लेषण किया जाता है इसको, ठीक है। औषधकारी अवसाद को मिटाती है, लेकिन इसको ज़्यादा लेने से आदत पड़ जाती है, ठीक है, औषधकारी अफीम में। तो हमारे अब सारे क्वेश्चन हो गए टैक्सोनॉमी से। क्या पढ़े थे, हम भी पढ़े थे टैक्सोनॉमी पढ़े थे, वर्गीकी पढ़ रहे थे, वर्गीकी क्या पढ़े थे हम, वर्गीकी हो गया, टैक्सोनॉमी हो गया। अब अगली चैप्टर पढ़ेंगे हम कोशिका से, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।